Welcome once again, dear friends. It is third video on economic reforms, that is 1991 LPG policy. And in the previous two videos, first video we have discussed the reasons to adopt the new economic policy, and second video we focused mainly on the LPG and the components of liberalization. And the components of liberalization, we discussed about the major components of industrialization. Liberalization was industrial sector reforms, financial sector reforms, tax reforms, foreign exchange reforms, and trade and investment policy reforms. Today we are going to focus on industrial sector reforms, and also we will discuss the financial sector reforms in this video. We'll try to do that. Industrial sector reforms: in order to make necessary reforms in the industrial sector, the government introduced its new industrial policy on July 24, 1991. The various measures under industrial policy reforms includes, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, LQP पॉलिसी आपने देखा था, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, दैट इज MRTP एक्ट। ये मेजर चार रिफॉर्म्स के अंतर्गत इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो न्यू पॉलिसी एबॉलिश्ड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म ही कर दिया फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्रीज, 18 इंडस्ट्रीज में रखा गया और बाकी सब में ख़त्म कर दिया गया। दिस नंबर वाज फर्दर रिड्यूस टू 5 इंडस्ट्रीज, केवल 5 इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की जरूरत रखी गई। दे आर डिस्टिलेशन एंड ब्रीविंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, cigars and cigarettes of tobacco and manufactured tobacco substitutes, electronics, aerospace and defense equipments, industrial explosives and specified hazardous chemicals. No licenses were needed to set up new units or expand or diversify the existing line of manufacture. No licenses were needed to set up new units. ठीक है, न्यू यूनिट्स के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। एंड टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर। दूसरा क्या है? हाउएवर कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव मेंशन्ड 5 इंडस्ट्रीज ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड स्ट्रेटजिक कंसिडरेशंस। ठीक है, तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो 18 से इसको कटाया गया, तो बाद में 5 को केवल रखा गया और ये 5 यहाँ नाम दिए गए हैं। दूसरा, इसमें जो बात कही कि नो लाइसेंस वर नीडेड टू सेटअप न्यू यूनिट्स, अगर न्यू यूनिट्स आप सेटअप कर रहे हैं तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एक्सपैंड करना है अपने एग्जिस्टिंग यूनिट्स को, अगर आपको एक्सपैंड करना है, अपने कारखाने का विस्तार करना है, अपने फैक्ट्री का विस्तार करना है, तो उसके लिए, या उसमें नए प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डाइवर्सिफाई द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर, तो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ मैन्युफैक्चर जो है उसको डाइवर्सिफाई, उसमें विस्तार लाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, विस्तार लाना चाहते हैं, इस सब के लिए कोई नए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, नो लाइसेंस। दूसरा, इसमें दूसरी बात कही गई, हाउएवर कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड, लेकिन कंपल्सरी लाइसेंसिंग चाहिए फॉर द अबव मेंशन्ड 5 इंडस्ट्रीज, लेकिन ये जो 5 इंडस्ट्रीज जिसकी चर्चा की गई है उसमें कंपल्सरी लाइसेंस चाहिए। ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल, किस कारण से चाहिए? इन्वायरमेंटल है, इन्वायरमेंट पर्यावरण की बात हो जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात हो, स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन, ठीक है, इसके लिए चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स वाज द सब्सटेंटिव रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रोल में जो है इसमें कमी की गई, मतलब पब्लिक सेक्टर का जो विस्तार है उसको रोका गया है। एंड इन द फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस टू फ्रॉम 17 to 8, 17 से 8 कर दिया गया, विच वाज फर्दर रिड्यूस टू जस्ट 3 इन 2010-11 में। 10-11 में केवल 3 किया गया। हाँ, नेमली एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स। अब केवल रेलवे ही है और रेलवे में पार्शियल ही है कंट्रोल गवर्नमेंट का, बाकी जो है एटॉमिक एनर्जी में भी देखिए अब तो प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस में भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो चुकी है।
और रेलवे में भी है वैसे, लेकिन रेलवे का भी ओनरशिप कंप्लीट गवर्नमेंट का ही है। तीसरा पॉइंट है डिरिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डिरिजर्व, मतलब अब उसमें दूसरे लोगों को भी एंट्री होगी, दूसरे लोग प्रोडक्शन कर सकते थे। पहले केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही उसमें प्रोडक्शन करती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया। इन मेनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वॉज अलाउड टू डिटरमाइन द प्राइसेस थ्रू फोर्सेज ऑफ मार्केट, तो मार्केट फोर्सेज के ऊपर छोड़ दिया गया, एंड नॉट बाय डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव पॉलिसीज के ऊपर नहीं बल्कि मार्केट फोर्सेज के ऊपर छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP। ठीक है, MRTP एक्ट में बदलाव किया। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लिबरलाइजेशन एंड एक्सपेंशन स्कीम्स, द रिक्वायरमेंट फॉर लार्ज कंपनीज टू सीक प्रायर approval for expansion, establishment of a new undertaking, merger, amalgamation etc. were eliminated। मतलब इस सब सारे चीज़ में बदलाव किया गया। जो पहली बात तो MRTP एक्ट जो था उसमें बदलाव किया गया, और उसमें लिबरलाइजेशन के तहत इसमें एक्सपेंशन वगैरह के लिए या रिक्वायर जो लार्ज कंपनीज़ हैं उनको जो प्रायर परमिशन अप्रूवल वगैरह लेना था, न्यू अंडरटेकिंग्स को लेना था, मर्जर करना था, एक दो कंपनियों को एक साथ मिलाना था, एमलगेमेशन करना था, मतलब एक में एक समाहित कर लेना, जैसे दो कंपनियां हैं और इन दोनों इस कंपनी को इसमें डाल दिया, ठीक है ना, तो ये मर्जर कहलाएगा। और एमलगेमेशन दोनों मिला दिया, मतलब जॉइंट वेंचर कुछ की तरह। एमलगेमेशन एटसेट्रा वर एलिमिनेटेड, मतलब ये हटा दिया गया। MRTP एक्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। पहले 2002 आया, MRTP को ख़त्म किया गया, 2002 आया, कॉम्पिटिशन एक्ट आया, विच इज़ मोर लिबरल। ठीक है, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 वॉज अमेंडेड बाय द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 में, फिर 2002 में इसमें बदलाव किया गया, 2007 में कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर इसके बाद फिर फर्दर आया कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2009। तो इसके तहत तो ये लेटेस्ट 2000 कॉम्पिटिशन एक्ट है, कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा था इंडस्ट्रियल सेक्टर का रिफॉर्म्स। और इसके बाद इसी में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करेंगे। नाउ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइक कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब मिला के फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत आता है। किस क्या क्या आता है, देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, मतलब इन सब में जो बदलाव होगा वो फाइनेंशियल सेक्टर का बदलाव माना जाएगा, उसमें रिफॉर्म माना जाएगा। द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक कहते हैं, RBI कहते हैं। तो RBI इज़ नोन एज एपेक्स सुप्रीम बॉडी एज इट ऑक्युपाइज द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, ऑफ द कंट्री। RBI डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिट्स दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्व्स। तो RBI डिसाइड करता है कि वो अपने पास कितना पैसा रखेंगे, ठीक है, SLR कितना होगा, CRR और SLR आपने मनी एंड बैंकिंग पढ़ा होगा। फिक्सेज इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड करता था RBI। नेचर ऑफ लैंडिंग टू द वेरियस सेक्टर, और किस तरह की लैंडिंग होगी अलग अलग सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर को, उस तरह की लैंडिंग की भी बात करता था। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करता था, कितना पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिसाइड करता था कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और कितना पैसा बैंक अपने पास रखेंगे, ठीक है, और किस तरीके से उनको अलग अलग सेक्टर में लोन दिया जाएगा। द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर चेंज इन द रोल ऑफ RBI। पहले वह तो RBI के रोल में परिवर्तन करना। दूसरा है इसके अंतर्गत ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स की बात की कि कौन सा बैंक क्या होगा, नेशनल होगा, विदेशी होगा, कैसा होगा। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो लिमिट्स है उसको इसमें बदलाव किया गया। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, और एक्सपेंशन जो एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया गया। तो चलिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हम चेंज इन आर रोल ऑफ RBI से स्टार्ट करते हैं। द रोल ऑफ RBI वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। जैसे टीचर फैसिलिटेटर की बात करते हैं कि टीचर को फैसिलिटेटर होना है, तो उसी तरह रेगुलेटर की जगह उसी तरह RBI भी फैसिलिटेटर हो गया। मतलब ज्ञान को मतलब खुद विकसित करना है बच्चों को, तो वो फैसिलिटेटर की भूमिका होती है, फैसिलिटेटर की भूमिका होती है। उसी तरह RBI को भी फैसिलिटेटर बनाया गया। बैंक को अपने रिसोर्स को पैदा करना है, बैंक को अपना एक्सपेंशन करना है, अपने ब्रांच का एक्सपेंशन करना है, मतलब बैंक को ही अपने रोल को डिसाइड करना है। एज ए रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वॉज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द RBI। एज ए रेगुलेटर प्रायर टू द लिबरलाइजेशन से पहले क्या था, रेगुलेटर था। RBI यूज टू फिक्स इंटरेस्ट रेट्स स्ट्रक्चर
for the commercial banks. After changing the role as a facilitator post-liberalization, RBI now facilitates the three market forces to act accordingly. Market forces के आधार पर हो गए. In the post-liberalization era, greater autonomy has been ensured for financial institutions for their functioning. दूसरा पॉइंट कहता है origin of private banks. The reforms policies led to the establishment of private sector banks. प्राइवेट सेक्टर बैंक की बहुतायत हो गई. इंडियन एज वेल एज फॉरेन, दोनों इंडियन बैंक भी आए बहुत, फॉरेन बैंक भी आए. फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक ICICI आया एंड फॉरेन बैंक्स लाइक HSBC इंक्रीज द कंपटीशन एंड बेनिफिटेड द कंज्यूमर्स थ्रू लोअर इंटरेस्ट. जब कंपटीशन बढ़ेगा तो क्वालिटी बढ़ेगी और कंज्यूमर को फ़ायदा होता है. इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट में ही बदलाव किया गया. द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स was raised to 74%. 74% तक बढ़ा दिया गया. कैपिंग हो गई इन्वेस्टमेंट की बाय फॉरेनर्स. फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स FII सच एज मर्चेंट. FII के एग्जांपल क्या है? मर्चेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड्स वर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. अब इनको परमिशन मिल गया मर्चेंट बैंक को फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने का, म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंस और पेंशन फंड्स को इन्वेस्ट करने का. दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज from India and abroad, certain aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and their nations. तो अकाउंट होल्डर के इंटरेस्ट को और राष्ट्र के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए गए थे, लेकिन मेजोरिटी में क्या था कि वो अपना रिसोर्स खुद क्रिएट कर सकते थे, चाहे वो घर से चाहे बाहर के रिसोर्सेज से. इज इन एक्सपेंशन प्रोसेस. बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेज. बैंक अपना ब्रांच खुद बना सकते थे आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. सर्टेन कंडीशन जो निश्चित जो है कंडीशन को पूरा करने के बाद बैंक अपना ब्रांच खुद डिसाइड कर सकते थे, खोल सकते थे जहां जिस एरिया में खुलना चाहे और जितने ब्रांच खुलना चाहे, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द RBI, बिना RBI के अप्रूवल के. तो ये हमारा था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. तो लिबरलाइजेशन के जो कंपोनेंट्स थे उसमें हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स दोनों को कवर कर लिया है. अब अगला वीडियो जो होगा वह टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर होगा. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.